development is a like it's a process to exploit a target using binaries. Like if we are using Linux system, we have ELF binaries, and if we are using Windows system, then we have PE, which is portable executable. Okay, so first I'm going to introduce some tools, which is JDB, PIDA, and yes. Basically, we use JDB and PIDA. Okay, so how to install it? If you are using Kali or Parrot, they are pre-installed. So, if you are using another system like Ubuntu and Arch Linux, so you have to install it manually. Using this command, okay. As I told you, I have already JDB installed in my system. So, what is PIDA? So, and how you can install it in JDB? So now I have to search for PIDA, which is Python Exploit Development Application. Okay. Okay, so here is our application. So what we have to do? Okay, PIDA means Python Exploit Development Assistance for JDB. It's basically a plugin which has some facilities which you can implement in JDB. So it is the installation process of this application. First you have to clone, and then you have to append some lines in JDB unit, and it will be installed. Okay, so install it first and we will start for next class. Okay guys, JDB एक हमारा डिबगर है जिसको हम यूज़ करके अपना जो कोई बाइनरी वगैरह होती है, कोई प्रोग्राम फाइल होती है जिसको हम डिबग करते हैं और जिसका यूसेज यहाँ पे दिया हुआ है. तो मैं जो ये हम पूरा टास्क करेंगे एक x86 आर्किटेक्चर वाले सिस्टम में करेंगे, क्योंकि आप वर्चुअल बॉक्स वगैरह में उबंटू आप डाल लो, क्योंकि उससे हम इजीली एक्सप्लोइट कर पाएंगे चीज़ों को. तो मेरे पास वर्चुअल बॉक्स नहीं है, तो मैंने डोकर यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है. अगर आपको डोकर चलाना होता तो आप डोकर में एक उबंटू 86 डाल लो, या फिर आप अलग से निकाल सकते हो. तो मैं अपनी वर्चुअल मशीन स्टार्ट कर लेता हूँ. सो मेरा ये वर्चुअल मशीन है और ये रहा मेरा उबंटू का आर्किटेक्चर 86 का सिस्टम. सो फर्स्ट मैं इसमें JDB चलाऊंगा. तो मैंने PIDA और JDB दोनों इम्प्लीमेंट कर दिए हैं एज यू नो. सो लेट मी चेक. हाँ, सो मैंने दोनों इम्प्लीमेंट कर दिए हैं और अब मैं चलाऊंगा JDB. तो मुझे अपना JDB PIDA यहाँ पे दिखाई देगा. तो ओके, सो बेसिकली मैं एक सिंपल एप्लीकेशन लेके चलता हूँ जो मैंने बनाई हुई है सॉफ्टवेयर, जो मेरी ELF फाइल्स है. मैं ये वाली फाइल लेके चलता हूँ बफ. सो बफ में लेके चलूँगा JDB, और कोई भी फाइल मुझे यहाँ पे JDB में डालनी है तो मैं उसको एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दूँगा.
ओके, तो ये बफ यहाँ पे आ गई है। सो बफ मुझे चलाने के लिए मान लो तो मैं इसमें दे रखना चाहता हूँ कि इन्फो, मैं किसी भी लाइक मेरे फंक्शंस हैं, मैं इन्फो कमांड करके मैं बहुत सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ। मैं इन्फो एड्रेसेस एंड बुकमार्क्स, ऑल रजिस्टर्स, एक्सटेंशंस, फाइल्स, फ्रेम्स, t variables, terminal, and functions also. I can also check my functions which is using on a particular ELF. ओके, सो मैं फंक्शंस देखता हूँ कौन कौन से फंक्शंस यूज हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो मेरे जो इस प्रोग्राम में फंक्शंस यूज हो रहे हैं वो इनिट, रीड, प्रिंट, gmon स्टार्ट, libc स्टार्ट, स्टार्ट, ओवरफ्लो, ओके, मेन, रजिस्टर एंड मैनी थिंग्स। सो यहाँ पे हमारे बहुत सारे रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं और सॉरी फंक्शंस यूज हो रहे हैं। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर फंक्शन पे, जैसे मेरा ये मेन फंक्शन है, इस पर ब्रेक पॉइंट लगाना है, मतलब मैं चाहता हूँ मेरा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो तो वह यहाँ पे मेन पे आके रुक जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक को। तो ब्रेक को कैसे हम यूज़ करते हैं, ब्रेक और फंक्शन का नेम, ब्रेक मेन, और अगर हमारे पास एड्रेस है तो हम एड्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ब्रेक मेन किया तो इसने ये वाला पर्टिकुलर एड्रेस जो है इसको कर लिया, और अगर हम डायरेक्ट इसका यूज़ करके ब्रेक करना चाहते तो वहाँ पे भी हमारा ब्रेक पॉइंट लग जाता। सो फर्स्ट, अगर मान लो सेकंड, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अब हम उसे डिसअसेंबल करके देखना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। सो डिस एज और मेन, तो मैं इसको मेन में देख सकता हूँ। ये मैंने पूरा मेन को डिसअसेंबल कर दिया और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे डिसअसेंबली फ्लेवर भी चेंज कर दिया है, जो मैं यहाँ पे चेक कर पाऊँ। ओके, मेरा वैसे ही पहले से सेट है आई थिंक। सो हम डिसअसेंबली का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो प्रिंट, हमारा एक प्रिंट फंक्शन है। सपोज डिस्प्ले कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन नेम, द नेम कुड बी अ फंक्शन नेम, रजिस्टर और वेरिएबल। सो ये किसी का भी मतलब कंटेंट जो होता है उसे प्रिंट करा देता है। सपोज अब मैं यहाँ पे मैंने फंक्शन डिसअसेंबल किया और मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये क्या है, इसके अंदर क्या यूज़ हो रहा है। ओके, प्रिंट, ओके, इसने ये प्रिंट कराया। एंड अगर मैं इस एड्रेस पे देखना चाहूँ, ये वाले एड्रेस पे प्रिंट फिट, ओके, इट विल प्रिंट so it will tell me everything about any function or anything like मैं p का भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे को और भी फंक्शन देखने तो मैं इसमें हेल्प कमांड का यूज़ करके चीज़ों को देख सकता हूँ, ब्रेक पॉइंट्स एंड मैनी थिंग्स। ओके, सो मेरा नेक्स्ट है इन्फो। इन्फो मैंने आपको बता दिया। अब सपोज अब मैंने प्रोग्राम रन करा दिया, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया रन और इसको मैंने इनपुट दे दिया कुछ भी मेरे प्रोग्राम को। ओके, सो जैसे ही मैंने इनपुट दिया तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट जहाँ मैंने मेन फंक्शन पे पहले लगाया हुआ था वहीं पे मेरा आके ये रुक गया है, ये मेरा प्रोग्राम वहीं उसी फंक्शन पे आके रुक गया है। सो अगर मैं स्टेप इन द प्रोग्राम अंटिल इट रीच द नेक्स्ट सोर्स लाइन, अगर मैं इसको स्टेप मतलब एक स्टेप आगे करना चाहूँ तो मैं एक स्टेप आगे कर सकता हूँ यहाँ से। सो फिर ये नेक्स्ट इसी पे मेन पे आके अटक गया। अगर मैं स्टेप इनटू एग्जैक्टली वन इंस्ट्रक्शन, अगर मैं सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन के आगे करना चाहूँ तो मैं स्टेप आई का यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी एक इंस्ट्रक्शन आगे चला जाएगा। ओके, अब ये ओवरफ्लो पे आ गया, तो पहले मेरा मेन फंक्शन पे था। ओके, सो पहले मेरा मेन फंक्शन पे था ये, जो सिर्फ उसमें सिंपल एक कंटिन्यू किया था, और अब मेरा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो ओवरफ्लो पे है। ओके, सो ओवरफ्लो फंक्शन पे यहाँ पे है। सो नेक्स्ट मेरा क्या है, एक्स माइन। सो
एक्स एग्जामाइन को हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं इसको यूज़ करने के। सो फर्स्ट मैं आपको एक सिंपल मेथड बता देता हूँ। तो अगर मान लो मैंने जो ये डिस एज मेन किया, ओके, और मैं ये देखना चाहता हूँ इसका कंटेंट, इसकी स्ट्रिंग्स एग्जामाइन करना चाहता हूँ, एक्स फॉर एग्जामाइन, और नंबर ऑफ यूनिट्स, मैं कितनी यूनिट्स एग्जामाइन करना चाह रहा हूँ, और डेटा टाइप और लोकेशन नेम। सो फर्स्ट मैं एक बार सिंपल इसका यूज़ करता हूँ, x-s, और मेरा ये वाला एड्रेस। तो इस एड्रेस में मेरी ये वैल्यूज़ है, मेन 3 एंड ये वैल्यूज़, ग्रेट। अब सो इसके और भी यूसेज हैं। अगर मैं 12 वर्ड्स देखना चाहता हूँ इसमें, तो विच डिस्प्ले 20 वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर ESI पॉइंट्स, और x10i EIP विच डिस्प्लेस 10 इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर EIP। तो मैं एक एक करके दोनों को यूज़ करता हूँ ताकि हम थोड़ा अच्छे से समझ सकें। ओके, कैन नॉट एक्सेस मेमोरी, कैन नॉट एक्सेस मेमोरी, क्लियर। ओके, मैं अगर कंटिन्यू करना है तो मैं सी का कर लेता हूँ, ये कंटिन्यू कर देगा। ओके, बफर कंटेंट इज, ओके, सो मैं ऐसे कर सकता हूँ। मैं एक बार रन करता हूँ, ठीक है। मैंने रन किया, ब्रेक पॉइंट रुका, और मैं इस प्रोसेस को ब्रेक पॉइंट के बाद सब कुछ कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो ये दबाऊंगा और यहाँ पे इनपुट मांगेगा मुझसे। तो मैं इनपुट में अगर ए देता हूँ तो ये मुझे देगा यूजर प्रोवाइडेड 33 बाइट्स, बफर कंटेंट इज दिस, एग्जिटेड नॉर्मली। सो मेरा प्रोग्राम नॉर्मली एग्जिट हुआ है। और सपोज अब मैं चाहता हूँ लाइक कुछ स्ट्रिंग्स वगैरह को देखना, तो मैं अपनी पुरानी जो कमांड है इसका यूज़ करूँगा। सो नो रजिस्टर्स EIP। सो मैंने अब 20 जो वर्ड्स हैं EIP में, मैं वहाँ पे देख सकता हूँ इजीली। यू कैन सी सब कुछ हमें मिल रहा है, 20 वैल्यूज मुझे यहाँ पे मिल गई हैं। ओके, नाउ अगर मैं 10 इंस्ट्रक्शन देखना चाहता हूँ, सपोज आई वांट टू चेक 10 इंस्ट्रक्शन, so I can easily check. Okay, so we have also another things, other tools, ltrace and strace। सो ये क्या होती है? ltrace एंड strace लाइब्रेरी और सिस्टम कॉल परफॉर्म बाय द टारगेट बाइनरी। ये जो कॉल्स होती हैं ltrace और strace, एक बाइनरी परफॉर्म करती है इंफॉर्मेशन फैच करने के लिए। और readelf यूटिलिटी है जो इजीली सब सिस्टम्स में होती है, आप इसको बिन यूटिल्स में ये मिल जाती है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। सपोज मैं इसको क्विट करता हूँ, ये मेरा क्विट हो गया। और मेरा नेक्स्ट मैं एक बार readelf का यूज़ करूँगा, readelf and buff wait, हाँ, सो मैं readelf -a। ओके, सो मैंने readelf -a किया और इसने मुझे इस बाइनरी की इंफॉर्मेशन सारी कुछ दे दी। ओके, अगर मैं इसकी कम इंफॉर्मेशन लेना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपल इसका देखते हैं कुछ। तो सिंपल इंफॉर्मेशन लेना चाहूँ और लाइक फाइल हेडर से देखना चाहूँ तो मैं -h को यूज़ कर सकता हूँ, -h। ओके, सो ये इसके हेडर्स हैं, ELF 32, 2S कॉम्प्लीमेंट, लिटिल इंडियन, वर्जन यूनिक्स, और इसने बता दी, इसने इस बाइनरी के बारे में मुझे सब इंफॉर्मेशन दे दी है। ओके, सो फॉर नाउ अगर मैं यूज़ करता हूँ, लाइक अगर मेरे पास और भी ऑब्जेक्ट डंप है जो मुझे किसी भी बाइनरी का ऑब्जेक्ट वगैरह जो है वो निकाल के देती है, लाइक obj dump buff। ओके, इसमें भी मुझको file headers and all, right। सो मेरे को ये डिसअसेंबल करनी है तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट -d buff, और इसने पूरा डिसअसेंबल करके मुझे दे दिया है। अगर मैं डिसअसेंबली करके देखूँगा ना, फिर मेरी पूरी फाइल डिसअसेंबली करके मुझे मिल गई है। और मैं
आराम से इसको देख सकता हूँ। सो इसका हम ऑब्जेक्ट हम डिसअसेंबली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेट। एंड नाउ वी हैव स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होता है, ये हमारी कोई भी फाइल है ना उसकी स्ट्रिंग्स लाइक ये रिवर्सिंग कर देता है, एक स्टैटिक रिवर्सिंग कर देता है हमारी फाइल की। ये फंक्शन स्ट्रिंग्स बफ, और इसके जितने भी स्ट्रिंग्स यूज हो रही हैं इस फाइल में सबको मुझे दिखा देगा। ओके, तो हम यूज करते हैं। तो बेसिकली ELF क्या होती है, ELF होती है हमारी फाइल्स जो एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकिंग फॉर्मेट होती हैं, जो लिनक्स में एग्जीक्यूटेबल्स होती हैं, हम उनका यूज करते हैं। ओके गाइस, सो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेसिक ऑब्जेक्ट्स देखेंगे कुछ टूल्स का, और हम कैसे चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे हम सॉफ्टवेयर को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट मैं अपना 86 आर्किटेक्चर चला लेता हूँ। मैं डोकर यूज़ कर रहा हूँ, आप डोकर या फिर कोई भी वर्चुअल मशीन यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप जैसे आप मतलब नॉर्मली काम करते हैं उसी में ऐसे ही काम होगा। तो डोकर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वर्चुअल मशीन नहीं है, वर्चुअल बॉक्स नहीं है। आपके वर्चुअल बॉक्स में कोई भी बंद होगा, x86 आर्किटेक्चर का सिस्टम डाउनलोड कर लो और आराम से उसे चला लो। ओके, सो मेरे पास एक कोड है जो है मेरा नैनो बफ डॉट सी। ओके, तो मेरे पास एक कोड है जो यहाँ पे जो एक कैरेक्टर बना रहा है बफर, एक एरे है बफर, ठीक है, जिसमें 500 आर्ग्यूमेंट्स ही ले रहा है। इंट यूजर इनपुट 5500 वैल्यूज ही ले रहा है। इंट यूजर इनपुट एक यहाँ पे एक लाइक यूजर इनपुट परफॉर्म हो रहा है, और ये क्या काम कर रहा है, ये इसको रीड कर रहा है 7000 तक, सॉरी 700 तक, एंड यूजर प्रोवाइडेड बफर कंटेंट। ओके, तो ये इसको रीड कर रहा है। रीड करने के बाद ये हमको उसको उसको रीड करके कंटेंट का बफर कितना है वो बता रहा है। एंड एक हमारा एक मेन फंक्शन है जिसमें इंट RGC ओवरफ्लो, एक ओवरफ्लो फंक्शन जो है ये वाला फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लाइक एज अ फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू हमारी ज़्यादा है 700 एंड यहाँ पे बफर वैल्यूज 500। अगर हम यहाँ पे 500 कर देते हैं तो हमारा बफर ओवरफ्लो नहीं होगा। सो फर्स्ट अगर हम कभी भी एक्सप्लोइट करते हैं, अगर हम अभी लैब कर रहे हैं, तो हमें कुछ कुछ सेटिंग्स होती है हमें जो परफॉर्म करनी होती है। जिस टाइम हम किसी भी कोड को अगर हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो हमें ये वाली कमांड का यूज़ करना होता है GCC-f नो स्टैक प्रोटेक्टर, जिससे जो स्टैक की प्रोटेक्शन है वो हट जाती है। और अगर आप सिंपली इनको यूज़ करेंगे ना, अगर सिंपली इसको GCC से कंपाइल करेंगे तो ये नॉन एक्सप्लॉइटेबल होगा, ये एक्सप्लॉइट नहीं होने का। तो हमें बफर ओवरफ्लो सीखना है तो हम बेसिक लेवल से हम करेंगे। तो बेसिक लेवल में क्या है, हम अपनी बाइनरी बनाएंगे यूजिंग C प्रोग्राम, जिसमें हम कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देंगे और वो वल्नरेबल बाइनरी बनाएंगे। ओके, तो उसमें इसकी कमांड है program.name.c, जैसे मेरे buff.c फाइल होगी, और आउटपुट बफ या फिर कोई भी प्रोग्राम का नेम। सो एक तो हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है ASLR। ये हमारा जो होता है ना, ये हमारा एड्रेस को रैंडमाइज कर देता है। ये जो हमारे रजिस्टर्स का एड्रेस होता है उसको रैंडमाइज कर देता है अगर ये इनेबल होता है। तो फर्स्ट हमें इसको डिसेबल करना होगा ताकि हमारा जो एड्रेस है कभी चेंज ना हो। सो उसके लिए कमांड है echo 0 sudo t proxys kernel randomize va space। ओके, तो ये क्या कर देता है, ये इसको बंद कर देता है। ओके, तो एक चीज़ और, जब हम कभी भी जब कभी भी हमारा सेगमेंटेशन फॉल्ट होता है, सेगमेंटेशन फॉल्ट होता है मतलब जब हमारी वैल्यूज बफर की वैल्यू हमारे इनपुट से कम होती है और वहाँ पे वो सेगमेंटेशन फॉल्ट हमें दे देता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको कोडम को इंक्रीज कराने के लिए हम ये यूज करते हैं ulimit-c अनलिमिटेड। ये कोडम की लिमिट अनलिमिटेड कर देता है, और अगर आप आगे यूज करते हो तो आपकी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं एक बेसिक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। जब भी हम एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट करते हैं या फिर बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन करते हैं तो उसमें हमारा एक लॉजिक होता है। वो लॉजिक मैं भी आपको बताऊंगा, gdb-buff। हमें उसे कुछ कैरेक्टर से फर्ज करना होता है, ठीक है। उस फर्ज करने का मतलब ये है, हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो बफर है वो कहाँ तक चल रहा है, क्या उसकी वैल्यूज है। तो पीडा जो है पैडा जो है, जो एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड की है, जो हमने इंस्टॉल की है इस पर पैडा, उसमें एक फंक्शन है पैटर्न क्रिएट, ठीक है। सो हम एक पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न। ओके,
पैटर्न क्रिएट, ये कोई रैंडमाइज पैटर्न बनाएगा और हमें दिखाएगा कि हमारा जो बाइनरी है वो किस पॉइंट पे ओवरफ्लो कर रही है। तो मैं एक बार बना देता हूँ। पैटर्न क्रिएट, जैसे कि हमें पता है कि 700 है तो मैं 700 पे कर देता हूँ, और मैं 900 पे भी करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 900 मैंने पैटर्न बनाया और मैं कर दिया टेस्ट डॉट txt। ओके, तो इसमें ये पैटर्न चला गया। अगर मैं इस पैटर्न को देखूँ ना तो कोई रैंडमाइज वैल्यूज होंगी। हाँ, तो यहाँ पे वैल्यूज है, और इनका काम क्या होता है? इनका बेसिकली काम होता है हमारे सेगमेंटेशन फॉल्ट का जो एड्रेस है उसका पता लगाना। तो अगर मैं अब इसको रन करूँ, जो मैंने मतलब एज अ आर्ग्यूमेंट फाइल ली थी, और मैंने यहाँ पे ये जो test.txt इसको रन कर दिया, तो यहाँ पे आपने देखिए लाइक स्टॉप्ड SIGSB यहाँ पे स्टॉप हो गया। और मैं इसको देखता हूँ ये कहाँ पे स्टॉप हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कॉपी करना पड़ेगा पैटर्न ऑफसेट, इस ऑफसेट पता लगाने के लिए, और ये रहा। तो ये 516 पे 516 पे स्टॉप हुआ है, ये एड्रेस हमें यहाँ पे मिला। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है ना बफर ओवरफ्लो 516 के बाद में है। तो वी कैन ऐड, मतलब हम इसके बाद बहुत सारी कोई भी हम शेल कोड वगैरह मैलिशियस एड्रेस वगैरह यहाँ पे पॉइंट कर सकते हैं और अपने स्टैक से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। वी विल डू सम प्रैक्टिकल इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसका पहले मैं आपको सोर्स कोड दिखा देता हूँ और फिर आपको कैसे चीज़ें करनी है वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। बेसिकली एक प्रोग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये एक प्रोग्राम है जो सी प्रोग्राम है, सी लैंग्वेज में बना हुआ। इसमें एक फंक्शन इंट ओवरफ्लो है और जो 5000 बफर यहाँ पे हमने इसको दिया हुआ है, लेकिन जब यूज़र इनपुट कर रहा है तो ये 700 रीड कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे बफर ओवरफ्लो है। सो उसके बाद ये हमारा ओवरफ्लो कॉल हो रहा है। तो अगर हमें चेक करना हो कि बफर ओवरफ्लो कैसे एक्सप्लॉइट करना है, तो हम जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है यूज़र से, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट बेसिकली हमने जो अपना हमने जो कन्फिगरेशन की हुई है, अभी मैं दिखा देता हूँ। अभी हमने जो कन्फिगरेशंस हैं जो मैंने आपको कल बताया था या फिर प्रीवियस क्लासेस में बताया था, हमें जब भी जैसे कि हम अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये वाले GCC के ये वाले फंक्शन से आपका ये बाइनरी हमें कन्फिगर करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमें जो है सिस्टम है, ये इको कमांड से ASLR ऑफ करना होगा, डिसेबल करना होगा। तो फर्स्ट मैं ASLR डिसेबल कर देता हूँ। ओके, गुड, नाउ क्लियर। नाउ आई हैव दिस प्रोग्राम, मैंने ये GCC से पहले ही कर रखा बफ। ओके, तो मैं इसको एक बार इनपुट दे देता हूँ। तो ये अगर हम बेसिकली इसमें एक लिखता हूँ मैं यूजर प्रोवाइडेड 11 बाइट्स बफर कंटेंट ये। सो ये क्या कर रहा है, ये यूज़र की बाइट्स को गिन रहा है और उसका कंटेंट भी ले रहा है। तो अगर मुझे ये एक्सप्लॉइट करना होगा तो मैं उसे कैसे एक्सप्लॉइट करूँगा, तो मैं एक कुछ रैंडम बाइट्स जनरेट करूँगा। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था तो हम कैसे जनरेट करते हैं। हम पैटर्न का यूज़ करते हैं, जो पैडा में यूटिलिटी होती है हमारी, तो मैं उसका यूज़ करता हूँ JDB। ओके, और अपना ये ऑफ। ओके, तो मेरे यहाँ पे प्रोग्राम चल चुका है और मैं देखता हूँ मेरे पैटर्न कहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे पैटर्न बनाया हुआ था पैडा का, तो मैं इसका यूज़ करता हूँ यहाँ पे रन पैटर्न। सो यहाँ पे इसने सेगमेंटेशन फॉल्ट दिया मुझे, यहाँ पे इसका स्टॉप हुआ है। ओके, एंड इफ आई एम गोइंग टू एज्यूम इट, व्हाट इज दिस पैटर्न ऑफसेट, आई थिंक ये इसका जो है ये वाला है test.txt जो हमने कल किया था, जो पिछली क्लास में किया था, ये पैडा ने जनरेट किया है। तो मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ, रन test.txt। ओके, अब नाउ मैं पैडा से कन्फिगर करूँगा कि ऑफसेट क्या है।
सो 516 मेरा लाइक ये जो है 516 ये मेरा इसका मतलब सेगमेंटेशन फॉल्ट है या ऑफसेट है, जिसके बाद से हम अपना शेल कोड अपना रन कराएंगे किसी भी मतलब जहाँ हमारा बफर ओवरफ्लो होगा। ओके, सो चलिए अब मैं एक बताता हूँ आपको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने पहले से ही एक लाइक पैटर्न बनाया हुआ है जो मैंने पाइथन का यूज़ करके बनाया है, ऐड पैटर्न, जिसमें बहुत सारे ए हैं, बी है एंड सी है। सो अगर मैं ऐसा ही एक पाइथन का पेलोड बनाता हूँ जिसमें मैं एक ट्राई करूँगा कि मेरी कुछ वैल्यूज़ जो हों वो पाइथन की मतलब कुछ 516 वैल्यूज़ में मैं एक वैल्यू डालूँ, उसके बाद की जो वैल्यूज़ डालनी है मुझे वो अलग से डालनी है। मैं कैसे चेक करूँगा, पाइथन ओके -c ओके प्रिंट a इंटू 516 जो मेरी ऑफसेट वैल्यू है एंड प्लस b इंटू 4 देख लेता हूँ मैं प्लस ओके प्लस c इंटू 200 ओके। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, यहाँ पे बंद हो गया ये 516 तक, ये 4 तक और ये यहाँ पे। सो मैं इसको टेस्ट 2 में डाल देता हूँ और मैं देखता हूँ क्या है इसका कंटेंट। टेस्ट एज यू कैन सी ओके, तो मैं टेस्ट 2 को अपने पेटा के साथ रन कराऊंगा और देखूंगा कि मेरी वैल्यूज़ कौन सी यहाँ पे आई है। ओके, सो GDB of and run test 2 ओके। तो 4242 तो ये इसकी 4242 आई है, इसकी जो वैल्यूज़ होती है लाइक 4242 क्या है, ये एक हैक्स नंबर है b का। तो अगर मैं इसको एक्समाइन करूँ तो देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। एक्सेस मेमोरी वेट, ये कॉपी करना था मुझे। ओके सो 4242 बेसिकली हमारा अगर 4141 है तो वो हमारा क्या है, ये हमारा है A, 4242 है तो हमारा B है। बेसिकली जो 4242 होता है वो अपना क्या होता है, अपना हमारा B होता है। लाइक अगर मैं इसको पाइथन में देखूँ, पाइथन हैक्स इंट हैक्स बेसिकली कुछ सही हैक्स वैल्यू ओके। सो 4242 हमारी क्या है, एक लाइक हमारी जो है वो B की वैल्यू है जो हैक्स में जिसको हैक्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 42 से। ओके, सो अब हमने देखा हमारा जो सेल कोड था वहाँ पे लाइक हम जहाँ पे B है वहाँ पे अपना शेल कोड वगैरह डाल सकते हैं। तो बाइट्स इन मेमोरी आर स्टोर्ड इन रिवर्स ऑर्डर, जो हमारी लाइक जो हम इनपुट देते हैं ना वो हमारा रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे लाइक स्टैक में या मेमोरी में
हमारा जो होता है वो स्टोर होता है. सो वी नीड टू स्प्लिट द एड्रेस इनटू सेपरेट बाइट्स एंड राइट इट फ्रॉम यूजिंग एस्केप सीक्वेंस वी कैन स्टोर दिस बाइट्स इन द बफर. सो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें अगर हमारा स्टैक आपने देखा जहाँ पे बी था, जहाँ मेरा बी था, अगर मैं वहाँ पे कोई मेमोरी एड्रेस डालूँ तो EIP क्या करेगा, EIP जो है वो उस एड्रेस पे पॉइंट कर देगा और फिर मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में अपना शेल कोड दे सकता हूँ. तो बेसिकली हमारा क्या होगा, पहले हमारा जो बाइनरी होगी या जो भी होगी वो हमारे इसको EIP इसको पॉइंट करेगा, और जब इसे पता चलेगा कि एड्रेस है तो एड्रेस हम किसका देंगे, कोई भी हमारा वल्नरेबल फंक्शन होगा या फिर जिससे हम सिस्टम कमांड्स रन करा सकते हैं उसका रेफरेंस देंगे. जैसे ही वो उसका एग्जीक्यूट करेगा हम नेक्स्ट अपना शेल कोड वगैरह यहाँ पर रन करा देते हैं. सो गाइज ऐसे हम बफर ओवरफ्लो करते हैं. सो मैं नेक्स्ट क्लास में एक पर्टिकुलर कोड को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा. ओके, पर्टिकुलर बाइनरी टुडे. ओके, now let's see second binary. So basically let me show you the source code of a binary. As you can see, I am using a function called system which is used to invoke system commands, and I am calling whoami. Okay, now int overflow और ये बिल्कुल सेम है जैसे हमारा प्रीवियस प्रोग्राम था, लेकिन हमने यहाँ पे डेड फंक्शन यूज़ किया है जो हेल्पर फंक्शन के अंदर एक डेड आर्ग्यूमेंट है, हमने ये यूज़ किया. तो अगर मुझे ये एक्सप्लेन करना होगा तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ. सपोज मेरी बाइनरी 2 है, मैंने कंपाइल करी हुई है, सब कुछ मैंने सारी जो हमारे क्वेश्चंस थे बाइनरी एक्सप्लेन करने के मैंने सारी यूज़ किए हुए. तो मैं अब JDB चलाता हूँ. ओके, सो जैसे मैं पहले आपको बताया था क्लासेस में कि हम इंफॉर्मेशन अगर हमें फंक्शंस देखने हो कि कौन कौन से फंक्शंस किस प्रोग्राम में यूज़ हो रहे हैं तो हम कैसे यूज़ करेंगे इन्फो. और मैं डबल टैप करके देख सकता हूँ कि मैं इन्फो से किस चीज़ की इन्फो ले सकता हूँ. तो मैं फंक्शंस देखना चाहता हूँ, फंक्शंस. ओके, सो एज यू कैन सी देयर इज़ अ हेल्पर फंक्शन और मुझे इसका एड्रेस चाहिए. तो मैं कैसे दूंगा इसका एड्रेस, p हेल्पर. सो ये रहा इसका एड्रेस जो बिल्कुल सेम है. सो ये हेल्पर फंक्शन का एड्रेस है एंड ये रहा इसका एड्रेस. सो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो स्टार्टिंग की बाइट्स है वो सिंपल जाए, उसके बाद जो बाइट्स हो वो एक एड्रेस की बाइट्स हो और उस एड्रेस से मैं एक पर्टिकुलर चीज़ को एग्जीक्यूट कराऊँ. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पहले एड्रेस डालना पड़ेगा जिस फंक्शन को मैं EIP कंट्रोल देना चाहता हूँ. और EIP जैसे मैंने पहले बताया था EIP ही सब कुछ होता है इसमें. अगर आपको बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन करना है तो हमें EIP कंट्रोल करना होगा. ओके, सो जैसे मैंने इसमें बताया था बाइट्स इन मेमोरी आर स्टोर्ड इन रिवर्स ऑर्डर. सो वी नीड टू स्प्लिट द एड्रेस इनटू सेपरेट बाइट्स एंड राइट इट फ्रॉम द एंड ऑफ द बिगिनिंग. Using escape sequence, we can store those bytes in the buffer. Okay, address of helper function is ये रहा. हमारा helper function का एड्रेस जो है ये है. सेम मैंने पहले से ही लिखा हुआ है. Okay. और हमें जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमें पूरी 8 बाइट्स देनी है. 8 बाइट्स हमें पूरी देनी होती है. As you can see. Okay, तो हमारे पास कितनी बाइट्स हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 है. तो मैं यहाँ पे एक 0 लगा लूँगा, 8 के पहले 0 लगा लूँगा. मैं इसको 0 लगा के यहाँ पे इसको पूरा ऐसे लिख लेता हूँ 0. और मुझे ये रिवर्स ऑर्डर में सबमिट करनी है. तो रिवर्स ऑर्डर में करने के बाद ये हो गया हमारा. तो नेक्स्ट हमारा है नोब्स. और यू कैन से हमारा नेक्स्ट है शेल कोड. तो शेल कोड क्या होता है, एक कंपाइल्ड असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है जो हमारा डिजायर्ड एक्शन परफॉर्म करता है मेमोरी में. सो अगर हम कोई भी मैलिशियस एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं किसी भी बाइनरी से तो हमें एक शेल कोड जनरेट करना होगा, या अगर आपको शेल कोड राइटिंग करनी आती है तो हम कर सकते हैं. सो ये हमारा शेल कोड होता है. एक है हमारा नेक्स्ट बैड कैरेक्टर्स.
बैड कैरेक्टर्स होते हैं लाइक हमारे फंक्शंस जो यूज़ हो रहे हैं किसी भी प्रोग्राम्स में, लाइक हम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं strcpy, तो उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जो ये नल जहाँ उन्हें नल बाइट्स मिलती है वहाँ वो रुक जाते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम उस फंक्शन के बारे में नॉलेज लेने के बाद हम चेक करते हैं कि उसकी फंक्शन की नल बाइट्स कौन सी। तो जैसे कि एक कॉमन नल बाइट होती है हमारी 0, जो नल बाइट होती है, तो मैं MSF Venom से एक शेल कोड जनरेट कर सकता हूँ और उसको पाइथन फॉर्म में इन्वोक डाल सकता हूँ, ताकि हम नेक्स्ट अपने जो एक्सप्लॉइट है, जो हम एक्सप्लॉइट डेवलप करें किसी भी बाइनरी के लिए, तो उसे हम ले सकें। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको जो शेल कोड चाहिए उसमें आपको 2 रिक्वायरमेंट चाहिए, एक तो लोकल कोड और एक लोकल IP एड्रेस। सो उसके लिए MSF Venom -p Linux x86, क्योंकि मैं x86 आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा हूँ, शेल रिवर्स TCP एंड lhost कोई भी लोकल होस्ट लाइक 127.0.0.1 एंड लोकल पोर्ट which is you can say 1 2 3 4 or 4 4 4 4 or anything 1 2 3 4 5 or 4 is enough. So I am escaping my bad characters. अब -b का यूज़ करने के बाद मैं मतलब जितने भी शेल कोड से बैड कैरेक्टर्स हटाना चाहता हूँ वो हटा सकता हूँ। तो x00 और मुझे पाइथन फॉर्म में चाहिए, पाइथन ओके। तो ये मुझे एक शेल कोड जनरेट करके देगा, जो जिसका यूज़ करने के बाद में अपना जो प्रोग्राम है और वो मतलब उसका एक्सपोर्ट कर सकता हूँ बाइनरी का। ओके, तो अभी जितने शेल कोड जनरेट होता है, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरा मेमोरी प्रोसेस कर रही है, तो मैं क्या करता हूँ। तो हमारा एक पॉइंट है, नॉप इज एक हमारा एक नॉप है। नॉप क्या होता है, वो नो ऑपरेशन होता है, वो मतलब प्रोसेस को रेस्ट दिलाने के लिए, या फिर वो जहाँ नॉप आ जाता है वहाँ जो हमारा प्रोसेस चल रहा होता है वो वहाँ पे रेस्ट लेने लग जाता है, मतलब वहाँ पे कुछ काम नहीं करता, वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। सो नॉप इज नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड OX90 एंड डज नथिंग। इट इज ओरिजिनल पर्पज वाज द हेल्प विद रीजनिंग प्रोसेसर परफॉर्मेंस जस्ट एन एम्प्टी साइकिल। ओके, तो ये क्या करता है, its original purpose was to help with measuring processor performance by performing just an empty cycle। ये कुछ परफॉर्म नहीं करता, नो ऑपरेशन, और ये बस प्रोसेसर को मतलब प्रोसेसर की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। सो द फाइनल एक्सपेक्ट विल बी द लास्ट थिंग टू चेक इज एट व्हाट एड्रेस डज द शेल कोड रिसाइड इन एट द मोमेंट ऑफ द क्रैश। सपोज अगर हम शेल कोड डाल रहे हैं, तो हमें ये चेक करना होगा कि कौन से हम कौन से मोमेंट है हमारा शेल कोड डालने के बाद क्रैश हो रहा है। एग्जाम्पल 200 बाइट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट ESP। ओके, तो हम देखते हैं कुछ, पहले मैं इसे इसको मैं अपना जो पुरानी वैल्यूज है वो देता हूँ, पुराना शेल कोड और पुराना पैटर्न, रन एक्सप्लॉइट और पैटर्न। ओके, सो मेरा यहाँ पे पैटर्न हो गया। तो मुझे यहाँ पे क्या देखना है, मैं देखना चाहता हूँ जो मेरी ESP है, जो मेरा स्टैक पॉइंटर है, उसकी जो उसका जो एड्रेस है, उसकी जो 200 वैल्यूज है वो देखना चाहता हूँ। ओके, so we examine the 200 bytes starting from current ESP is OX230. This is the address where the program buffer begins. We can also see where the AA begin, which is at following address. Okay, मैं अभी चेक करता हूँ। As you can see,
हमारा मैंने 200 वैल्यूज लिखी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरा ए कहाँ पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ है। तो मेरा ए यहाँ पे चले एड्रेस पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ है और हमारी जो वैल्यूज़ है यहाँ पे इसके बाद ये स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली अब मेरा जो एड्रेस होगा वो ये इसका एड्रेस चेंज होता रहता है क्योंकि ASLR वगैरह अगर आपने पहले नहीं लगाया होगा तो आप लगा लो। ASLR से ही हमारा रैंडमाइज होता है ये चीज़ें एड्रेसेस और मेरा ये है क्योंकि इसके बाद मेरा जो है शेल कोड मैं शेल कोड काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद से आप देख सकते हो कि मेरे शेल कोड ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। कंटिन्यू करते हैं अपने बफर ओवरफ्लो से। सो एज यू कैन सी मेरा जो ए है वो इस एड्रेस से स्टार्ट हुआ है और हम इस वैल्यू को लेंगे क्योंकि हम पूरा पर्टिकुलर देखना चाहते हैं कि हमारा जो ए है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे हम उसे एक्सप्लोर करेंगे। सो मेरी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो ये होगी 07 plus x07। Okay, great. So now let me check again. So this and this which is our OX7. Okay. So हमारा फाइनल क्या होगा? हमारा फाइनल होगा हमारा फाइनल एड्रेस होगा 57 0 क्योंकि हमें रिवर्स में लिखना होता है सब कुछ तो इसलिए रिवर्स में लिख रहे हैं 52 57 20 5D sorry D5 एंड FF। ओके, सो अब ये हमारा हो गया और हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट एड्रेस ये हमारा यहाँ पे हो गया। ओके ग्रेट। सो मैं अपना शेल कोड देख लेता हूँ, शेल कोड जनरेट किया मैंने। ओके, सो मेरा शेल कोड हो गया और मुझे यहाँ से कॉपी करना एक अलग से मेरा जो एक्सपर्ट है उसमें डाल देना। तो एक्सपर्ट में मैंने डाला हुआ है पहले से, मैं दिखा देता हूँ। get nano exploit .py। ओके, सो बेसिकली मेरा यहाँ पे शेल कोड है जो यू कैन सी पहले से MSF Venom से आया हुआ है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नोब्स 16 नोब्स जो हैं वो परफॉर्म करा रहा हूँ, नो ऑपरेशंस। एंड फिर मेरा बफर जो मेरा शेल कोड है एंड उसके बाद a into 500 माइनस लेंथ ऑफ बफर। तो मतलब जितनी लेंथ का बफर है उसकी वैल्यूज़ में माइनस करा रहा हूँ और उसके बाद जो मेरा बिगिनिंग ऑफ ए है वो हो गया एंड यहाँ पे मेरा सी का एड्रेस। ओके, तो बिगिनिंग ऑफ ए मैंने चेंज की थी, मैं यहाँ पे अपने शेल कोड में और अपने एक्सपर्ट में हटा के अपना एड्रेस डाल देता हूँ ताकि बाद में हम
तो सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे जो कंटेंट अब आएगा वो एक लाइक मेरा जो exploit.py है इसको रन कराने के बाद मुझे एक पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट बनाना है जिससे मैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकूँ। exploit.py and exploit.txt add okay, I need to Python 3 exploit.py or redirected to exploit.txt. Let me check कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। nano exploit.py ओके अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 लगा दिए। Control X ओके, तो मेरा एक्सप्लॉइट हो गया है यहाँ पे। एक बार देख लेता हूँ इसको। सो बेसिकली ये में हो गया मेरा एक्सप्लॉइट एंड मैं इसको इजीली रन करा सकता हूँ और प्रोग्राम को एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ और मेरा जो रिवर्स शेल है वो मेरी आईपी पे आ जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, गेट exploit.txt एंड टारगेट बाइनरी। सो टारगेट बाइनरी हमारी लाइक ये है, इसे एग्जीक्यूट करूँगा तुरंत मेरा रिवर्सल मुझे टारगेट सिस्टम पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सप्लॉइट डेवलप करते हैं, इस तरीके से हम बैड कैरेक्टर्स वगैरह हटाते हैं और नोब्स हम यूज़ करते हैं ताकि हमें लाइक हम जो टारगेट बाइनरी है उससे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराना चाह रहे और हमारी जो शेल कोड्स की बाइट्स हैं वो लाइक वेस्ट ना हो, इसलिए हम यूज़ करते हैं। ओके गाइस, सो ये हमारा लाइक पूरा